वेलकम बैक टू CSEY। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1986 के बाद के हिस्ट्री के PYQs। 79 से 85, 1979 से 1985 तक के जो हिस्ट्री के PYQs हैं वो मेरे पिछले YouTube वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक उनको रिवाइज नहीं किया है तो आप उनको 1.5x, 1.75, 2x पे देखकर रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है @CSEY को तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू इट। आने वाले टाइम में आपको सारे PYQs 1979 से लेकर 2023 तक यहाँ पर मिलेंगे। चलिए, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें सेट करना है। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल भी आने लगे हैं। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जलियांवाला बाग 1919, खिलाफत इसके बाद 1921 टाइप्स, 1921 टाइप्स। जलियांवाला बाग जो है वो रॉलेट एक्ट का रिजल्ट था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ। तो अगर हम इसमें आंसर देखने जाएं तो मेरे हिसाब से ये 1 2 3 4 इसका ऑर्डर होना चाहिए। एक बार आंसर चेक करते हैं। 1 2 3 4 जी। चलो, विच द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल आर्टिकल ऑफ फूड ऑफ द इंडस वैली पीपल। वेजिटेरियंस थे ज़्यादातर, तो वीट उसका एक आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। Deities were mother goddess, worshipped bulls, amenities didn't know of iron. यार हाँ, सही बात है, आयरन का उन्हें नहीं पता था। वर्शिप बुल्स ये भी है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखा जाए तो ये उसमें माना जाना चाहिए कि उनके पास एमिनिटीज़ थी जो सारी मॉडर्न वर्ल्ड की थी उस समय के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, इंडस वैली आज भी इंडस वैली बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है 24, 25, 26, 27 तक के लिए भी, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंडस वैली, वैदिक एज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से आते रहते हैं। वो सभी PYQs में हम देखते भी जाएंगे, रिवाइज भी करते जाएंगे। इसके बाद का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूएन इज नॉट ट्रू। देखते हैं। He visited India during the reign of Harshvardhan. He spent some time in Nalanda. He advocated for strong intergenerational Buddhism. ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं करी थी, पर हाँ, इससे हमें जो रिवाइज करना है, जो हमें इस PYQ से सीखना है, वो ये है कि ह्यूएन सांग जब इंडिया आए थे तो वो हर्षवर्धन के समय में इंडिया आए थे। नालंदा में वो रुके थे। उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया था, कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों के अपनी राइटिंग्स के ज़रिए ही वर्कड ऑन इट। आगे चलते हैं। गो बैक टू वेदास, ये किसने कहा था? बहुत फेमस है। वेदों की तरफ लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। फिर से एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात आती है। डांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपने स्पेक्ट्रम को ध्यान से पढ़ा है तो आप इन सभी क्वेश्चंस में आसानी से चीज़ों को लगा सकते हैं। जैसे कि ये 1932 में हुआ पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये हुआ था, जहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लेकर एक मुहिम अंबेडकर ने चलाई थी जिसके अगेंस्ट गांधी प्रोटेस्टेड। तो यार इसका सही ऑर्डर होना चाहिए 2 सबसे पहले, इसके बाद डांडी मार्च हुआ 1930 में, पूना पैक्ट आया, फिर तीसरा, और फिर आया साइमन गांधी इरविन पैक्ट। ये बहुत लेट आया था, थोड़ा सा लेट आया था एज रिलेटेड टू पूना पैक्ट। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए हम जब भी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, ताकि हम अलग अलग चीज़ों पे अगर ऐसे सवाल आते हैं कि कौन किसके पहले आया, कौन किसके बाद आया, ये सवाल आपको आजकल के जो पैटर्न में 24 में 23 के पैटर्न पे ऐसे भी आ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, ABC हैपेंड बिफोर XYZ, CDF हैपेंड बिफोर UTV। इस तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनी बेसेंट। अब देखो, इस क्वेश्चन में, मतलब इस पेपर में, पहले आपको ह्यूएन सांग के बारे में चीज़ें सिखा दी गई। इसके बाद अब आपको एनी बेसेंट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इनमें से क्या क्या उनके बारे में सच है? शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल काउंसिल। ओके, ये बात सही है। एनी बेसेंट वॉज अ प्रेसिडेंट। फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी नहीं। एशियाटिक सोसाइटी मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। एशियाटिक सोसाइटी के जो फाउंडर हैं उनका नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आपका काम ये है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 में बनी थी, उसके फाउंडर का नाम आप कमेंट करके बताइए। जो कमेंट करके उसमें चॉकलेट दूंगा। जिसका आंसर सही हुआ, सबसे पहले हुआ, फर्स्ट आंसर हुआ, उसको मैं चॉकलेट दूंगा पक्का। शी वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बात सही है। तो ये A और B, मतलब A और C इसके आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक इज करेक्ट। अगेन
आपको फिर से सिखा रहा है कि तुगलक ने जो जो काम किया था, एनी बेसेंट, ह्यूएन सांग, तुगलक, इन सबको देखते जाइए, ये आज भी रिलेवेंट है क्वेश्चंस के हिसाब से। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तुगलक इज करेक्ट? इसमें पूछा गया ही इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी, ही इंट्रोड्यूस द पोस्टल सिस्टम, एबलेस्ट मैन अमंग द क्राउन हेड्स ऑफ द मिडीवल एज। ये डिबेटेबल है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। उसके ऊपर वाली चीज़ें फिरोज तुगलक ने करी थी, तो ज़्यादातर जो आंसर सही बैठता है वो एबलेस्ट मैन बैठ सकता है। बट डू यू वॉन्ट टू गो इट दैट वे? मे बी नॉट, अप टू यू। विच आर द फॉलोइंग वॉज द मेन रीजन फॉर द डाउनफॉल? यार किसी भी डायनेस्टी का डाउनफॉल हमेशा इसलिए होता है कि उसके सक्सेसर्स वीक हो। आप मुगल डायनेस्टी देखिए जो हमने बहुत पढ़ी है, आप विजयनगर डायनेस्टी देखिए, वहाँ पर भी 1565 में डायनेस्टी इधर वीक हुई, उनके किंग्स वीक हुए, और उस तरफ जितने भी इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने एक पार्टनरशिप करी, महागठबंधन किया एंड अटैक्ड विजयनगर, जिसकी वजह से 1565 में तालीकोटा में विजयनगर डायनेस्टी ऑलमोस्ट एंडेड। तो इसका आंसर भी कहीं ना कहीं यही होगा, वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका। रिलीजियस पॉलिसी नहीं, ही वॉज वेरी अकोमोडेटिव इन हिज रिलीजियस पॉलिसी, ऐसा हमने पढ़ा है। फ्रेंडली रिलेशंस, अगर फ्रेंडली रिलेशंस रखे हैं तो फिर लड़ाई क्यों होगी? इसका जवाब नहीं है कुछ। Who inscribed the name of खलीफा ऑन बगदाद के खलीफा का? ये बहुत फेमस आंसर है, ये हमने एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा है, ये हमें अलग अलग लेवल्स पे मिल जाता है कहीं भी पढ़ते हुए। तो खलीफा ऑफ बगदाद के जो कॉइन्स हैं वो इल्तुतमिश ने निकाले थे इंडिया में। राइटर्स और कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, अगेन मेरे को ये बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि कौन सा ऑथर है किस बुक का, पर ये क्वेश्चन अब ज़्यादातर आते भी नहीं हैं। हालांकि क्योंकि PYQs में है तो एटलीस्ट हमें ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसमें देखो, महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये तो पता ही है, मतलब ये तो बहुत ही फेमस है किताब, मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि आई हैव रेड दिस बुक। तो दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली बी ऑन 3 इसमें यहाँ पे है, तो A और B, यानी कि A तो 2 होगा ही होगा। अब B और C का देखना है। दिलीप मुखर्जी ने कौन सी किताब लिखी? दिलीप मुखर्जी ने टेररिस्ट लिखी होगी, और SN बैनर्जी जो थे उन्होंने नेशन इन द मेकिंग लिखी थी, तो B इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सारी चीज़ें, कोई भी इकोनॉमी पॉवर्टी के बारे में है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, हु वाज आल्सो द फर्स्ट MP इन UK। ये हम जल्दी जल्दी रिवीजन करते जा रहे हैं इसमें, जो 21st सेंचुरी के जो प्रीलिम्स होंगे उनके GS1 के रिवीजन में हम लोग और डिटेल में इन चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो हम डायरेक्टली इनको सिर्फ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द एंशिएंट इंडियन कॉइन्स आर इंट्रोड्यूस्ड लोकेटेड इन इंडिया। अब ये सवाल थोड़ा सा मुझे कुछ दिक्कत लग रही है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्स हो गया होगा, इसलिए हम इसको भी इग्नोर करते हैं। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स टू रिमूव द शॉर्टकमिंग्स द रेगुलेटिंग एक्ट ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी? हाँ देखो, ये यहाँ पे मिक्स हो गया है, कॉइन्स वाला क्वेश्चन और ये वाला अगला क्वेश्चन जो था, इसको हम अभी स्किप करते हैं। दूसरा, आपका मन में अगर ये सवाल है कि ये जो PDF है जिस पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये कहाँ मिलेगी, तो यार ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो CSEY है वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप अलग अलग चीज़ें भी ले सकते हैं, जो कि फ्री मटेरियल्स हों या PYQs के नोट्स हों, या फिर 2009 से 2023 तक के जो PYQs का वीडियो कोर्स है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इट टेक्स यू डायरेक्टली टू माय वेबसाइट, जहाँ पे जाके आप सभी चीज़ों को ले सकते हैं। द गुड थिंग इज़ कि ये PYQs अब हिंदी में भी अवेलेबल है, जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2009 से 2023 तक के जो PYQ नोट्स हैं वो आपको अब हिंदी में भी मिलेंगे। 2009 से 2023 तक, इंग्लिश हिंदी बोथ। अगर आप हिंदी एस्पिरेंट हैं तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आगे चलते हैं। हु स्टॉर्म अमंग द फॉलोइंग इज नॉट। अब देखो, ये सवाल ना मिक्स हो गया। कैसे? एक्ट की बात थी, ऑप्शंस एक्ट के आ गए, फिर कॉइन्स की बात थी, यहाँ पर हमने देखा था कि एंशिएंट इंडिया कॉइन्स की बात थी, तो ये कॉइन्स जो हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हैं, 3rd सेंचुरी BC में इंडिया में मिल गए थे। अब हु टॉम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, ये सवाल यहाँ पे मिक्स हो रहा है। जहांगीर की टॉम नहीं है इंडिया में, अकबर की टूम भी इंडिया में नहीं है, इट्स इन पाकिस्तान। हुमायूं, ये सवाल ऐसा क्यों है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इत्मादुद्दौला का मुझे नहीं आइडिया है, बट अकबर की भी नहीं है इंडिया में, जहांगीर की भी नहीं है। हुमायूंस टॉम्ब इज़ इन दिल्ली, एक बहुत ही फेमस यूनेस्को साइट है जो आप अगर दिल्ली में हैं तो विजिट कर सकते हैं। राजा गोपालाचारी का फॉर्मूला क्या था? उनका फॉर्मूला मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, प्लेबिसाइट टू मुस्लिम्स,
फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सी राजा गोपालाचारी एक बहुत ही फेमस नाम है, राजा जी के नाम से इनको हम जानते थे। इतिहास में इन्होंने, मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी कुछ चीज़ें इनके बारे में मैंने पढ़ी लिखी हैं। इनका फॉर्मूला ये था कि प्लेबिसाइड एक तरीके से दे दिया जाए मुस्लिम्स को जब भी उनको एक सेपरेट स्टेट बनाना हो। गुड और बैड आज के उसमें हम नहीं देख सकते, तब के प्रतिपेक्ष में, तब के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ रही होगी। अब ये सही है गलत है इसका जवाब अभी नहीं करना चाहिए, अपने को सिर्फ आंसर जानना है, आगे बढ़ो। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि 21-22 में स्वराज पार्टी बनी थी। क्विट इंडिया 42 में हुआ, सत्याग्रह भी बहुत लेट था, सिविल डिसओबीडियंस ये भी लेट आया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही है जो इससे टाइमलाइन से मैच करता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको सिर्फ अगर ये ध्यान होगा स्वराज पार्टी कब बनी थी, किसने बनाई थी। 3 लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी, CR दास, केलकर और एक और। वो कौन थे? वो भारत के पहले प्रधानमंत्री के पिता थे। उनका नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला वॉज द प्लेस। ग्रेट। यहाँ पे कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था जो 1885 में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट कौन थे ये आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही फेमस आदमी है, देश दुनिया में उनका नाम है, इकोनॉमी में उन्होंने बहुत काम किया है। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला ये साउथ बॉम्बे में है, अभी भी है। अगर आप कभी भी मुंबई जाते हैं तो यू कैन विजिट दिस प्लेस। इट्स अ स्मॉल स्कूल नाउ। अब तो खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें और बदल गई हैं, बट इट्स अ प्लेस इन साउथ मुंबई, सॉरी। विच द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली ऑफ बगदाद वाज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड बाय मुस्लिम किंग्स इन इंडिया। अगेन ये सवाल थोड़ा इधर उधर हो गया है, ध्यान रखो। ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से मिले हैं 1979 से 1995 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे। तो कुछ सवाल इनमें ऊपर नीचे है, एडजस्ट कर लो, रिवाइज करना है सिर्फ, अपना वो देखते हैं। Strictly observed by Muslim kings in India, Khalifa was treated as the religious head. Khalifa was treated as legal head. All Muslim in the world used to pay tributes to him. He used to decide all the cases. अब देखो ये यहाँ पे मिक्स हो गया सवाल, तो अभी इसको हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि कौन सा कहाँ पे आएगा। स्किप करते हैं दोनों को ही। बट हाँ, खलीफाओं के बारे में ये है कि रिलीजियस हेड वो माने जाते थे, लीगल हेड नहीं थे। वर्ल्ड यूज टू पे ट्रिब्यूट्स टू हिम, नहीं, ऐसा भी नहीं था। इल्तुतमिश ने उनके नाम पर कॉइन्स अगर किए थे तो एक तरीके से रिलीजियस हेड माने जाते थे जितने भी सुल्तान थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से आ गया यार। 1905 में हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1700s में आया कभी ना कभी। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ। तो यार फोर्थ सबसे पहले है, रेगुलेटिंग एक्ट 1700s में बन गया था, तो फोर्थ सबसे पहले। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुस्लिम स्प्लिट, सूरत स्प्लिट। इसके बाद फिर पार्टीशन होना चाहिए, मुस्लिम लीग जो है इसके बीच में बनी 1906 में। तो ये 2 होगा और ये 1, 4321, 4321 बी आंसर। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, पार्टीशन 1905 में हुआ। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अनुशीलन समिति वॉज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स इन। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज पर ब्रिटिश, ये बात ध्यान रखिए। अनुशीलन समिति वॉज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट इट वॉज वन एज पर ब्रिटिश। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था। Who declared Swaraj had stunk in the nostrils and that without adequate discipline and restraint on the part of the people, the movement had proved to be a Himalayan blunder. स्वराज की बात अगर ऐसी करी गई तो कुछ चीज़ों को आप याद करिए, कुछ PYQs को याद करिए। सॉन्ग्स इन प्रेजेंट महात्मा गांधी के थे। ऐसे ही 1-2 सवाल और भी हैं जो आगे जाते हुए इन्हीं वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये किसने कहा था, कब कहा था, इस पे भी आपको स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए स्पेशल ध्यान देना है। किसकी क्या स्टेटमेंट थी, कब किसने क्या बोला था, स्पेशली गांधी ने क्या बोला था, नेहरू ने क्या बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या चीज़ें कब कही थी, इन सब पे हम ध्यान देंगे। इसका आंसर महात्मा गांधी है। चलते हैं। द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। अब ये ऑप्शंस भी मिक्सड है, इसमें कौन सा कहाँ पे है, क्या है, पता नहीं। इसको हम अभी इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। सुप्रीमेसी एंड सॉवरेनिटी ऑफ खलीफा, ये सवाल भी मिक्स्ड है। विल मिस दिस एंड स्किप ऑन। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये बहुत ही फेमस बुक है। हाल फिलहाल में ट्विटर पर भी काफ़ी वायरल हुआ था कि पूरी दुनिया जब आज की तारीख में बात कर रही है कि कौन किसका क्या है, तो बाल गंगाधर तिलक ने बहुत पहले ही आर्कटिक होम ऑफ वेदास पर बात कर दी थी। ये एक ऐसी किताब है जिसे बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। आगे चलते हैं। अब इसमें वर्क का भी आप ध्यान रखो। मीनू मसानी कौन थे, इन्होंने क्या क्या कुछ काम किया है ये आपको पता होना चाहिए।
विनोबा भावे जी का क्या काम था, राधा कृष्णन जी का क्या काम था, ये सभी चीज़ें आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। अब फिर से वही किताबें लिखी हैं, किसने कौन सी लिखी है, सिर्फ आप यहाँ पे एक बार इसको पॉज करके वीडियो को देख लेना कि किसने कौन सी लिखी है। A22, B23, C21। Which of the following pairs among had similar views during the national movement? सुब्रमण्यम भारती, तिलक, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, रोजा गोपालाचारी, महात्मा गांधी एंड शौकत अली। अब इसका क्वेश्चन का रूट समझो। ये किसी को नहीं पता होता कि सिमिलैरिटी कैसे हो, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों ने स्वराज पार्टी बनाई थी। अगर स्वराज पार्टी बनाई है, साथ में काम कर रहे हैं, C.R. दास प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे, तो जाहिर सी बात है कि व्यूज सिमिलर होंगे। शौकत अली जो है, मोहम्मद अली शौकत अली, दो भाई थे, ये खिलाफत में गांधी जी के साथ थे। राजगोपालाचारी और C.R. दास के व्यूज़ नहीं मिलते थे, ये भी हमें इससे सीखने को मिला। एक और चीज़ जो हमें सीखने को यहाँ से मिली कि सुब्रमण्यम भारती और तिलक के व्यूज़ सिमिलर नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following terms is used to denote the heavy rocks of the lithosphere? Again, very simple easy question. सिलिका और मैग्नीशियम जो है इसमें काउंट होता है, तो इसको सीमा बोला जाता है एक साथ। इसके बाद आते हैं मैच द कॉलम्स पर। मैच द कॉलम्स में क्या कुछ है? M.N. रॉय, स्वराज पार्टी, C.R. दास, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, HSRA। उसके बाद आज़ाद और आचार्य नारायण देव। M.N. रॉय कम्युनिस्ट थे, तो A हो गया 4 सॉरी। C.R. दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो B हो गया 1। चंद्रशेखर आज़ाद इज रिलेटेड टू 2, और आचार्य नारायण देव ही अकेले इसमें बचते हैं, तो जो भी बचा वो उन्हीं को मिल जाएगा 3। थर्ड इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अभी जो भी इसमें बनेगा वो आप देख लेना, आंसर यही है। आगे चलते हैं। मैच द कॉलम्स, किन्होंने क्या किया था, कहाँ पे क्या मिला था? ग्रेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू नाउ। ये एंशियंट हिस्ट्री के बारे में सवाल है। रोपड़ में क्या मिला, कुम्हरार में क्या मिला, अहियोल में क्या मिला, और श्रावण बेलगोला में क्या क्या चीज़ें मिली, देखते हैं। इन्फॉर्म्स अबाउट मौर्यन एम्पायर, ओके। ट्रीटी ऑफ अलायंस बिटवीन बेंटिंग एंड रंजीत सिंह जी वॉज महाराजा रंजीत सिंह जी, तो कहीं ना कहीं ये पंजाब में होना चाहिए, और रोपड़ ही है जो पंजाब में है, तो जाहिर बात है कि जो इसमें A होगा वो 2 पे जाएगा, ABCD, A 2 पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटी हुई थी। अहियोल इज़ अ वेरी फेमस प्लेस फॉर बाहुबली। नहीं, ये श्रवण बेलागोला में होना चाहिए, श्रवण बेलागोला में ही ये चीज़ होनी चाहिए इसमें, तो D हो जाएगा 3 पे। ये ध्यान रखना, बाहुबली का एक स्टेटस जो स्टैचू है वो श्रवण बेलागोला में है। अब बचते हैं अहियोल और कुम्हरार, तो इसमें हमें ये समझना है कि कुम्हरार, पता नहीं कहीं से ध्यान आ रहा है कि मौर्यन एम्पायर कुछ है, ये इस तरीके से बन सकता है। और C इज़ अहियोल, तो अहियोल में क्या था, साइट्स ऑफ चालुक्य, हाँ मिल गया। तो श्रवण बेलागोला में स्टैचू है बाहुबली का, अहियोल में चालुक्यन आर्किटेक्चर मिलता है, दिस इज़ वेरी सर्टेन, क्योंकि अहियोल के बारे में इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमने बहुत पढ़ी हैं। इंस्क्रिप्शंस तभी आएंगी जब वहाँ पे आर्किटेक्चर किसी न किसी तरीके से अलाइव होगा। तो इसका आंसर 2143 है, जो भी ऑप्शन हो वो आप मैच करके निकाल लेना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? नंदलाल, दांडी मार्च, M.F. हुसैन। ये मेरे ख्याल से पेंटिंग्स के नाम होने चाहिए, तो नंदलाल ने दांडी मार्च के ऊपर बनाई थी। नंदलाल बोस एक बहुत ही फेमस पेंटर रहे हैं इंडिया में, ही हैज़ बीन अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। इनके नाम पर एक स्कॉलरशिप भी निकलती है, अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज वॉज डन बाय रिपन, मेयो, लिटन। रीडिंग ने किया था। ये याद करने का तरीका ये है कि पढ़ाई लिखाई की बात है तो रीडिंग ने की होगी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही याद रखा हुआ है कि इंडियनाइजेशन जो है सिविल सर्विसेज का, जो भारत की तरफ इसको लेके आए, पढ़ाई लिखाई के बिना ये नहीं हो सकता था, तो रीडिंग डिड इट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मुगल आर्मी? इट वॉज अ मेनली स्टैंडिंग आर्मी, लार्ज कैवलरी, मुगल यूज्ड टू कम आउट टू इंडिया, डिस्कस फर्दर स्टेप फॉर इंडिया ऑन बेसिस ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट। ये थोड़ा सा कुछ मिक्स मैच हो गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन कोई और यहाँ पे आगे मिल गया, लेकिन सही बात ये है सिर्फ स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, देयर वर मल्टीपल डायमेंशंस टू इट। अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन कंट्रोल ऑन प्राइस ड्यूरिंग हिज रीन बिकॉज लार्जर आर्मी, मर्सी, गेन पॉपुलैरिटी, कुछ नहीं, आर्मी रखनी थी। आर्मी का ये बहुत फेमस आपने पढ़ा भी होगा, हिस्ट्री में भी है ये, NCERT में, कि अलाउद्दीन खिलजी को अपनी आर्मी मेंटेन करनी थी, उसके लिए उन्हें कुछ तनख्वाह देते थे। अब आज के पर्सपेक्टिव में प्राइस पैरिटी पे इसको आप देख सकते हो
कि जितनी तनख्वाह देते हैं उसी हिसाब से उसमें काम चलना चाहिए उनके सोल्जर्स का, तो मार्केट को उसी हिसाब से कुछ प्राइजेस इनको देने चाहिए। अब इन सोल्जर्स को अगर प्राइजेस मार्केट से लेने हैं तो यहाँ का जो किंग है वो इंश्योर करता है कि जो मार्केट में प्राइस रेगुलेशन है वो सही तरीके से लागू हो। चलिए, इस वजह से इन्होंने अपनी आर्मी को कम से कम खर्चे में रखने के लिए ये सब चीज़ें करी थी। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर जॉब फर्स्ट स्टार्टेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाइना, ब्रिटेन, यूएस और कहाँ पर, जर्मनी। ओके, तो यार ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, ये चीज़ आपको अक्सर मिल जाएगी। चाइनीज़ हैड द बेस्ट सिस्टम, नॉट द बेस्ट बट एटलीस्ट इनिशियल फर्स्ट मूव एडवांटेज थी उनके पास। इसका आंसर चाइना है। अब आगे एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल दिखाता हूँ। विच ऑफ द, ये सवाल, गदर पार्टी, गदर पार्टी किसने बनाई थी? गदर पार्टी का सवाल 2023 में आया। पिछले 10 सालों में गदर पार्टी पर 2-3 बार सवाल आ चुके हैं। किसने बनाई, हेडक्वार्टर कहाँ है, किस साल में बनी, कौन कौन लोग इसके मेंबर्स थे? इस साल जो सवाल था 2023 में, इट वाज अबाउट कौन कौन लोग मेंबर्स थे। तो यार लाला हरदयाल ने ये बनाई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीडी सावरकर कौन थे, इन्होंने क्या बनाया था। इसके बाद स्वामी वर्मा जी कौन थे, राजा प्रताप सिंह जी कौन थे, ये सब आप एक बार गूगल करके रिवाइज कर लो। अगर मैं चाहूँ तो इसमें आपको साथ साथ गूगल कर दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने आप से करनी पड़ेंगी। बस इनके नाम एक बार गूगल कर लेना, इनके बारे में पढ़ लेना, स्वामी वर्मा, राजा प्रताप सिंह, वीडी सावरकर। फिर से आते हैं वापस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात है। मिंटो मोर्ले 1919, मोंटागू 1919, 1909, 1919, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, अगेन बोथ आर वेरी पॉपुलर। दिस वाज लास्ट, सबसे पहले 1909 में वो हुआ, फिर क्रिप्स आए तो कुछ नहीं, सॉरी क्रिप्स नहीं, 1919 में मोंटागू हुआ, फिर क्रिप्स आए और फिर कैबिनेट मिशन आया। ये चीज़ें बहुत ही सबको पता होती है आसानी से, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। इल्बर्ट बिल वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अबॉलिशिंग जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेशियल डिस्टिंक्शन। बिल वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय यूरोपियंस लिविंग इन इंडिया हु वाज द गवर्नर जनरल। इल्बर्ट बिल के बारे में एक समझो। इल्बर्ट बिल ने ये कहा था कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियंस को भी अपनी कोर्ट में ट्राई कर सकती हैं। ये इल्बर्ट बिल ने रिपन के समय में कुछ चीज़ लेकर आई, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। ऐसा माना जाता था, यूरोपियंस के दिमाग में ये एक गलत बात थी कि हम सुपीरियर हैं, और अगर हम सुपीरियर हैं तो फिर एक कोई लो आईक्यू वाले इंडियन जजेस हमें कैसे ट्राई कर सकते हैं। इस वजह से इल्बर्ट बिल पे काफ़ी बवाल हुआ था। इल्बर्ट बिल के बारे में और पढ़िए क्योंकि ये आज भी रेलिवेंट है। लॉर्ड रिपन वॉज स्लाइटली वेरी वेरी लिटिल मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इंडियंस दैन एनीवन एल्स, लेकिन इन्होंने भी अपने एक्शन के समय में फिर उसको डिस्कार्ड किया था। देयर वाज नॉट मच ही कुड डू, और इनकी इंटेंट भी कहीं ना कहीं उसमें सवाल पे थी। Who among the following sultans declared himself as lieutenant of खलीफ? खलीफ का लिeutenant, खलीफा को, जो बगदाद के खलीफा थे, उनको अपना आका, भगवान, रिलीजियस हेड मानने वाले लोग। इसके पैरेलल्स इंडियन हिस्ट्री में भी हैं, जहाँ पे जो साउथ इंडियन किंग्स थे वो अपने आप को गॉड के डिसेंडेंट बताते थे। तो कहीं ना कहीं एक सुपीरियर अथॉरिटी की जो पावर है उसको मानकर अपने आप को उसका डिसेंडेंट, अपने आप को उसका फॉलोअर बताकर ये सारा गेम हमेशा चलता रहा है इंडियन किंगशिप में और किंगडमशिप में, दोनों में। और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, सब जगह ये होता रहा है। अब ने आपको जो खलीफा का लेफ्टिनेंट बताया था वो मोहम्मद तुगलक ने बताया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बलबन, इल्तुतमिश, ये दोनों ही स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स थे। फिरोज तुगलक डायनेस्टी के थे, मोहम्मद तुगलक पहले आए थे, फिरोज बाद में आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनमें से कौन सा सिस्टम निकाला है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉर्नवालिस वॉज वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया इन जनरल, वेरी पॉपुलर फॉर हिज रिफॉर्मेटिक, नॉट पॉपुलर इन इंडिया बट पॉपुलर फॉर हिज रिफॉर्म्स। तो इसमें से इन्होंने कौन सा किया था? ये सवाल ऐसा है जो 10वीं में, 11वीं में, 12वीं बच्चों को पता होता है। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कॉर्नवालिस ने कौन सा सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और जो सिस्टम नहीं किया था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। जमींदारी, महलवाड़ी, मनसबदारी, ये तीनों सिस्टम किस किसने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, ये आप कमेंट करके अभी बताइए। आपका रिवीजन एक बार फिर से होगा इसमें। जी आगे बढ़ते हैं। Who among the following accepted दीन इलाही? दीन इलाही बीरबल ने एक्सेप्ट किया था। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, एक PYQ में। बाकी तानसेन तोडरमल, राजा मान सिंह जयपुर घराने से आते थे, मतलब जयपुर राज परिवार से।
बीरबल जो है सबको पता है, ही वॉज अ ब्रेनी पर्सन। तानसेन जी के बारे में भी हम सब जानते हैं, तोड़रमल वॉज ऑल्सो द रेवेन्यू गाय। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, सुल्तान्स के बारे में। अगर आज भी आप कभी उदयपुर जाएंगे, अगर आप कभी जयपुर जाएंगे, तो दोनों ही राज परिवार अपने आप को भगवान राम के डिसेंडेंट्स बताते हैं। उदयपुर हाल फिलहाल में मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने उदयपुर में जो सिटी पैलेस है उस किले में जाकर वहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड राम्स डिसेंडेंट्स, और फिर सभी के नाम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ लिखे हुए हैं। उदयपुर के जो हाल फिलहाल में उस फैमिली के रॉयल चीफ हैं वो हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। उनसे भी लकीली आई मेट, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि हम भगवान राम के वंशज हैं। जयपुर घराना भी यही क्लेम करता है, जयपुर रॉयल फैमिली ऑल्सो क्लेम द सेम थिंग। है नहीं है पता नहीं, बट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया ये। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्शियन में ये भाषाएं बात करते थे, उर्दू हिंदी नहीं यूज़ होती थी यहाँ पे, तो पर्शियन कहाँ से आई वो सब आपको पता है। मेटल्स नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर, यार बहुत सिंपल है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। कई बार ये PYQs में भी आ चुका है, NCERT में भी आपने पढ़ा है, कई नोट्स अगर कहीं से बना रखे हैं वो भी पता होंगे, तो ये ध्यान रखना। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो भाई इसमें एक बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखो कि ये बहुत बाद में आए, दिस वॉज वन ऑफ द इनिशियल्स। रॉलेट एक्ट पे तो बवाल ही हुआ था, जलियांवाला बाग मसकर जो हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट ये भी काफ़ी पहले आ गया था। तो इसके हिसाब से जो भी हमारे पास रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1700 में आया, पिट्स इंडिया एक्ट उसके ठीक बाद आया, यानी कि 3-1 रॉलेट और काउंसिल बी होना चाहिए, CD काउंसिल्स और रॉलेट। काउंसिल्स एक्ट मोंटे मिल्लो CADB 4-2, ये इस तरीके से इसका ऑर्डर है। काउंसिल्स एक्ट जो आ गया था मोहल्ले मिनटों में, उसको भी हम इसमें काउंट कर लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट स्टेट्स ऑन द रिस्टोरेशन, क्या किया है इसने। खिलाफत मूवमेंट में रिजर्वेशन नहीं चाहिए था पाकिस्तान, नहीं, ये इसका आंसर है। टर्किश खलीफा थे, जैसे ही खलीफा को रीइंस्टेट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी अलग हो गए थे, ये ध्यान रखना। मोंटागू केम्सफोर्ड बहुत ही फेमस है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से 1919 में आए थे ये। इन्होंने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। रिजर्व बैंक 1935 में बना था। RBI एक्ट था, RBI एक्ट 1935, जिसके ज़रिए ये बना था। बुक्स और इसका क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्त, तो इसमें भी देख लो एक बार कौन कौन क्या क्या रहे हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी चाहिए, ABCD। महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया, ये लकीली मुझे ध्यान है, व्हील ऑफ हिस्ट्री इन्होंने लिखा था। इसके बाद हम आते हैं राजेंद्र प्रसाद, नहीं पता कौन सी लिखी। मौलाना आज़ाद कौन सी लिखी, नहीं पता। आंसर वैसे इसका 3412 है। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम से भी जाकर ले सकते हैं @CSEY। आगे आते हैं। मैन पास्ड फ्रॉम फूड गैदरिंग स्टेज टू प्रोडक्शन स्टेज इन विच एरा। फिलोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक में ये हो गया था क्योंकि आग जो है डिलीवर हो गई थी उस समय पे, डिलीवर एज एन डिस्कवर हो गई थी, तो इसकी वजह से आप ये ध्यान रखेंगे। मेसोलिथिक एज क्या है, चाल्कोलिथिक क्या है, पेलियोलिथिक क्या है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। घनश्याम थोरी सर के कुछ नोट्स हैं जो आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, तो ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको जल्दी रिवाइज करने में आसान होता है। हिस्ट्री के नोट्स हैं, ये मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। घनश्याम थोरी फ्री नोट्स हैं, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नियर दी बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अब ये सवाल फिर से इधर उधर हो गया, इसको भी हम मूव ऑन करते हैं। अकबर ने दीन इलाही बनाया था, क्यों बनाया था? अकबर ने दीन इलाही इसलिए बनाया था क्योंकि डिफरेंसेस नहीं, ये नहीं था। रेशियल कम्युनल हार्मनी भी नहीं है। नेशनल रिलीजन विच वुड एक्सेप्टेबल टू बोथ, हाँ। अकबर ने बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिया था और उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया था। बीरबल सबसे पहले इसको अडॉप्ट किए थे। इसके बाद सरप्राइजिंगली अकबर नेवर अडॉप्टेड दीन इलाही हिमसेल्फ, तो ही वॉज स्टिल अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाइल ही क्रिएटेड अ न्यू रिलीजन दीन इलाही। शेरशाह का जो कब्र है वो कहाँ है? शेरशाह सूरी, वही जिन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को रिपेयर किया था, बनाया तो खैर पहले से ही गया था उसको।
शेरशाह का सासाराम में है। इसके इमेजेस भी बहुत फेमस आपको मिल जाते हैं। बिहार टूरिज्म का एक ऐड मैंने रिसेंटली दिल्ली मेट्रो में देखा, उसमें भी इसके बारे में जिक्र था। लिंगायत मूवमेंट है, इसका ओरिजिन किस में है? तो बासवाना जो थे वो इसके ओरिजिन में थे। अब आपको ये भी याद रखना है कि पुरंदरदास कौन थे, अपार कौन थे, विद्यारण्य कौन थे। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, बिकॉज PYQs में ये आ चुके हैं। एंड अगर PYQs में आ चुके हैं तो दोस्ती आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से कभी ये क्वेश्चन आ गया जिसमें पुरंदरदास, अपार, विद्यारण्य के बारे में पूछ लिया गया और आपको जवाब नहीं पता है, तो ये आपका फेलियर है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ पे बता चुका है कि भाई बासवाना तो ठीक है लिंगायत के थे, लेकिन विद्यारण्य, पुरंदरदास, अपार, ये लोग कौन हैं, इन लोगों ने क्या काम किया है, इन लोग किस रीजन से आते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ये PDF आप डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम से जाके, CSEY टेलीग्राम है मेरा, इसमें आपको मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा जहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो इसको। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि इसको रिवीजन के तौर पे आपको देखना है, जितने भी 1979 से 2000, 2002, 2008 तक के भी, बल्कि 2009 के बाद के जो PYQs हैं वो आपको बहुत ही सही तरीके से देखना है, उनके ऑप्शन के नोट्स बनाने हैं। ये एफर्ट अगर आप ढंग से कर लेंगे अगले 100 दिन में, प्रीलिम्स 2024 से पहले, तो मैं लिख के देता हूँ। PYQs अगर आपने ठीक से किए तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आप मेन ज़रूर लिखोगे 2024 में।